हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो है पहला चैप्टर देखेंगे और पहला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो इस चैप्टर को हम विस्तार से एकदम से जानेंगे पूरा, और इससे जुड़ा हर एक क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है हर बार एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें इसे। हाँ, देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि आपने 9वीं कक्षा में उन आपदाओं का अध्ययन किया है जो मानवीय गलतियों के कारण घटित होती है। आपने अपने प्रबंधन का काफी ज्ञान भी हासिल किया है, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें कि आपदाओं के लिए सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार है। यानी कि प्राकृतिक आपदा जो है ना, उसके लिए सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार नहीं होती है। इसके लिए प्राकृतिक से जुड़ा, मतलब प्राकृतिक भी से जो है ना, प्रकृति भी जो है उसके लिए जिम्मेदार होता है, सिर्फ मानव ही नहीं होते हैं। तो इसमें कहा गया है इस हाँ सॉरी इस भ्रम में ना रहे कि आपदाओं के लिए सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार है। मतलब कि जो आपदा जो होता है इसके लिए सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसके लिए सच तो यह है कि कई भयावह आपदाओं की स्थिति में मनुष्य निसहाय होता है। मनुष्य का कोई गलती नहीं होता है। उनका कारण प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक आपदा जो है ना वो नेचुरल, जो कि जिसमें कि मनुष्य का कोई गलती नहीं होता है। नेचुरल जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही तो उसे रोक सकता है, ना ही तो उसे उसके लिए मतलब वो कुछ जिम्मेदार है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक है, प्राकृतिक का है ना वो सब चीज। मतलब कि भूकंप हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, उसके लिए प्राकृतिक दोष है, ना कि मानव के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। उसका कारण प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो वे व्यवधान ही प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन्हीं आपदाओं की जानकारी आपको 10वीं कक्षा में दी जाएगी। तो आगे देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी हैं। बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी ये सब जो अति विनाशकारी है। जब बाढ़ आता है तो कई 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 बहुत सारा गांव डूब जाता है, इसमें कि बहुत सारे जानवर भी मर जाते हैं और बहुत सारे इंसान का भी उसमें वो मृत्यु हो जाता है। तो ये सब है बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये सब। इसके अतिरिक्त चक्रवात, चक्रवात वो पता है क्या होता है? जो कि मतलब हवा का एक गोला होता है, गर्म गर्म हवा का गोला, मतलब कि गोल गोल सा घूरता है, बहुत दूर तक जाता है। गर्म हवा का एक गोला होता है। और ये जो सुनामी क्या है, सॉरी चक्रवात, इसके चपेट में जितना कुछ आता है सब गोल गोल घूमने लगता है, उसी हवा में सब गोल गोल घूमने लगता है। आप लोगों ने कई बार वीडियो में भी ऐसा देखा होगा कि उसको ना, मतलब कि गांव घर में कई कई आदमी तो भूत प्रेत भी बोलते हैं, लेकिन भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो चक्रवात है। और ये भी एक है, प्राकृतिक आपदा ही है। प्राकृतिक आपदा में ही आता है चक्रवात, क्योंकि इसमें इंसान का कोई दोष नहीं होता है और इंसान ना ही तो उसे रोक सकता है, ना ही तो उसे ला सकता है, वो प्रकृति का देन है। ठीक है, तो चक्रवात तो आप लोग जान ही गए कि गर्म हवा के गोला होता है जो कि गोल गोल घूमता है, चक्र के जैसा घूमता है। जैसे कि कृष्ण जी के हाथ में होता है ना चक्र, जो कि गोल गोल घूमता है, उसी टाइप से जो है ये मतलब गर्म हवा का गोला गोल गोल घूमता है, सॉरी गोल गोल घूमता है, और उसके चपेट में जितना भी कुछ आता है सब तहस नहस हो जाता है। अगर इंसान उसके चपेट में आ जाए तो उसका तो स्वर्ग सिधार होना निश्चित है, 100%। तो चलिए देखते आगे। ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा आपदा के ही अंग है, लेकिन बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी के बड़े बड़े स्तर पर प्रभाव के कारण ही इनके कारणों की
समीक्षा के साथ परिणाम और प्रबंधन का अध्ययन 10वीं वर्ग में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या आपने कभी भूकंप अनुभव किया है? भूकंप तो हम लोग भी अनुभव किए हैं। हमारे होश में एक दो बार, दो तीन बार शायद, हाँ 2-3 बार हल्का हल्का झटका भूकंप का हम भी लोग देखे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हाँ, क्या आपने कभी भूकंप अनुभव किया है? यदि नहीं किया है तो यह जान ले कि पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है तो वही भूकंप कहलाती है। पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होता है, मतलब कि क्या कह रहा है, पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है तो वही भूकंप कहलाता है, सॉरी। इनका मापन रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन बिहार एग्जाम में आता भी है, भूकंप जिससे मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ दिया है क्या? रिक्टर स्केल। तो इसे हम वो करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं इसमें, रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल के द्वारा जो है भूकंप मापा जाता है। यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता भी है, कई बार पूछा भी गया है। तो आप लोग भी एक बार अच्छे से ध्यान से ये जान लीजिए कि रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप मापा जाता है। तो अगला नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, क्या आप जानते हैं कि सुनामी क्या है? सुनामी के बारे में सुनामी के बारे में दिया है, जब समुद्र की तल पर उत्पन्न कंपीय तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट के और जल कई मीटर की ऊंचाई तक उछाल लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। इसे ही सुनामी कहते हैं। देखिए, जब समुद्र की तल पर जो है कि लहरदार जो है पानी लहरों के साथ आता है और टकरा के जो है ना, मतलब उसके तट यानी किनारों से टकरा के जो मतलब वो होता है, ऊपर की ओर उछाल देता है पानी, तो उसे ही क्या कहते हैं? हाँ, तबाही, तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। सॉरी, यहाँ क्या कहा गया, फिर से हम देखते हैं। जब समुद्र की तल पर उत्पन्न भूकंप के तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराता है, यानी कि समुद्र की तल पर उत्पन्न भूकंप के तरंगों के कारण लहरदार होकर ठोकर तट से टकराता है तो तट की ओर जल कई मीटर की उछाल लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। इसे ही सुनामी कहते हैं। एक वो वाला मतलब एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि एक लड़का जो है कि मतलब कि नदी के किनारे, नदी था कि पता नहीं क्या था, नदी ही शायद था। तो वो जो है कि जोर से जो मतलब कि पानी का जो जोर से बहाव आता है और वो जो है जोर से मतलब कि उछाल होता है पानी का, तो उसी टाइप में समझ लीजिए कि मतलब कि सुनामी जो उसी टाइप में होता है, लेकिन वो नॉर्मल था और सुनामी जो तबाही लेकर के आता है। एक बार अगर उछाल मारा तो पूरा गांव साफ, एकदम सन्नाटा छा गया गांव में, जैसे जैसे बाढ़ आता है उसी टाइप में से। तो इसमें जो है सुनामी में उछाल होता है पानी का, मतलब कि एक टाइप से कह दे कि फुहारा नहीं, सॉरी, जब मतलब पानी का बहाव होता है तो तट से किनारा से टकरा के पानी के बहुत दूर तक, कई मीटर तक उछाल होता है, उसे ही सुनामी कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझिए, इतना किताबी भाषा समझने के बाद जो है कि आदमी आगे देखते हैं सुनामी कहा जाता है। और क्या है, हाँ देखिए, बाढ़ का यहाँ कहा गया है कि तुम यह भी जानते होगे कि जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ज्यादा होकर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उस परिस्थिति को ही बाढ़ कहते हैं। नदी का जल स्तर जो है वो औसत यानी कि ज्यादा पानी हो करके, जब वो नदी में जब ज्यादा पानी हो जाता है, वो बहाव करके आसपास के गांव में जो आ जाता है उसे ही बाढ़ कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल मतलब कि सिंपल में आप जान लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है।
यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, सुखाड़ की स्थिति कब माना जाता है, मतलब कि सुखाड़ की स्थिति कब माना जाता है। तो यहाँ क्या कहेगा, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र प्राय प्रतिवर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। हमारे होश में तो मतलब कि जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से सुखाड़ का स्थिति तो नहीं देखे हैं, शायद पहले होता होगा। बिहार में जब से मतलब कि बिहार में जब से होश संभाले तब से सुखाड़ का स्थिति तो नहीं आया है, शायद पहले आया होगा जरूर। अपने माता पिता या दादी से पूछ सकते हो कि उन्होंने कोई प्राकृतिक आपदा झेली है अथवा नहीं। आप स्वयं पिछले वर्ष 2008 समाचार पत्रों टेलीविजन में देखे होंगे कि कोसी नदी की बाढ़ ने किस प्रकार लोगों को दहला कर रख दिया था। देखिए कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ये मतलब कि याद कर लीजिए और दिमागों में बैठा लीजिए कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है, 2008 में समाचार पत्र टेलीविजन में देखे होंगे कि कोसी नदी की बाढ़ ने किस प्रकार लोगों को दहला कर रख दिया था। कोसी नदी की धारा ही बदल गई। बिहार के लोगों के लिए यह कोई नई घटना नहीं है। बिहार के लोगों के लिए हाँ, बाढ़ तो हम लोग के गांव में मतलब हर साल आता है, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा घर थोड़ा मतलब ऊंचा जगह में पड़ता है ना, तो बाढ़ का पानी जो है ये हमारे पड़ोस वाले गांव तक आ जाता है। हमारे घर के पीछे वाले घर तक भी आ जाता है बाढ़ का पानी, तो वो सब घर डूब जाते हैं। पर हमारा घर थोड़ा उन लोगों घर से ऊंचा है, तो इसलिए घर तक तो नहीं आता है पानी, पर जिस जिस गांव में आता है मतलब बाढ़ का पानी, तो यार तो कितना मुश्किल का सामना करना होता है। हर एक चीज के लिए पूरा घर ही डूब जाता है, मतलब कि वो जानवर से जो पूछते हैं उनका दिक्कत हो जाता है, इंसान का दिक्कत, मतलब हर एक चीज का दिक्कत हो जाता है। कई कई आदमी का तो घर भी टूट फूट जाता है उस बाढ़ का पानी में, और कई कई का तो मतलब कि वो पक्का का घर जो था ना, ईट का घर, वो सब भी वो हो जाता है बाढ़ का पानी में। तो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना होता है। इसलिए बाढ़ जो है ना प्राकृतिक आपदा है पर बहुत खतरनाक है। वैसे प्राकृतिक आपदा तो हर एक प्राकृतिक आपदा ना खतरनाक है, कोई सा भी जो मतलब कि अच्छा नहीं है, हर एक खतरनाक है। तो आगे देखते हैं, कोसी नदी की धारा ही बदल गई। बिहार के लोगों के लिए यह कोई नई घटना नहीं है। कोसी की इस विनाश लीला कोसी की इस विनाश लीला के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। देखिए यहाँ कहा गया ना, कोसी नदी की इस विनाश लीला के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। तो यह क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है और कई कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है, लेकिन 10th के लिए स्पेशल है, क्वेश्चन स्पेशल है, तो इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन स्पेशल टाइप से याद कीजिए ताकि एग्जाम में ना छूटे। आगे देखते हैं, इस वर्ष 2009 बिहार सहित देश के अनेक भागों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति, अच्छा 2009 ईस्वी में सुखाड़ के कारण जो है ना सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ और सुखाड़ तो बिहार के लोगों के लिए एक स्थायी त्रासदी है। अस्थायी त्रासदी मतलब समझे कि बिहार के लोगों के लिए ना बाढ़ और सुखाड़ जो स्थायी त्रासदी है, फिक्स है, मतलब फिक्स है कि हर बार आएगा, और यह जो है कि मतलब कि फिक्स है कि आना ही आना है। बाढ़ तो हर साल आता है, और जब से हम भी होश संभाले तब से देखें कि बाढ़ जो है हर वर्ष आता है हम लोग के गांव में भी। तो इन सब कठिनाइयों का सामना सबको करना होता है। तो आगे चलिए देखते हैं, यदि आप अपने दादा दादी से बात करेंगे तो वह 1934 की भूकंप की याद दिलाते हैं। बिहार के कई भागों में जमीन के फटने की घटना हुई थी 1934 में। भूकंप यानी कि 1934 में जो भूकंप आया था बहुत ही खतरनाक आया था, और जब बिहार के कई भागों में जमीन के फटने की घटना हुई थी, सैकड़ों लोग मौत के शिकार हुए हैं।
बहुत सारे लोग जो हैं कि 1934 ईस्वी में बहुत सारे लोगों का इंतकाल भी हो गया था, मतलब कि बहुत सारे लोग स्वर्ग सिधार भी हो गए थे। और बिहार के कई भागों में जमीन के फटने की घटना हुई थी, सैकड़ों लोग मौत के शिकार हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए, मतलब बहुत सारे लोग जो है कि बेघर भी हो गए थे। समुद्र तट से दूर होने के कारण बिहार में सुनामी का तो प्रकोप नहीं है। हाँ, ये बात है, सुनामी जो है, सुनामी का प्रकोप हम लोग प्रकोप सॉरी सुनामी का प्रकोप हमारे यहाँ तो नहीं है बिहार में, पर जो है कि बाढ़ का समस्या तो हर साल है, फिक्स है। लेकिन चक्रवातीय प्रभाव से लगभग प्रतिवर्ष बिहार में जान और माल की भारी बर्बादी होती है। यानी कि बिहार में चक्रवातीय जो है ना, वो हर साल, मतलब प्रतिवर्ष हर साल आता है, और जिसके कारण जो है प्रतिवर्ष जो है जान और माल की भारी बर्बादी होती है। भारत के भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदास्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तराखंड इससे सर्वाधिक ग्रसित रहते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इससे सर्वाधिक ग्रसित रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों में लगातार हो रही है वृद्धि तीव्र ढाल पर अवस्थित चट्टानों को कमजोर बना देती है और इन्हीं चट्टानों के टूटने से भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए, भूस्खलन में जो है ना, मतलब कि पहाड़ी इलाका में जो है वहां का चट्टानी सब जो है जब घरक के नीचे आता है, लुढ़कते लुढ़कते जब नीचे आता है चट्टान, तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ में ही आदमी का मतलब निवास करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बहुत सारे गांव जो है कि पहाड़ के नीचे भी है, तो बड़ा बड़ा चट्टान जब ऊपर से नीचे, भूस्खलन क्या कहा गया है देखिए, तो देखिए, हाँ, भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। भूस्खलन जो है उसमें पहाड़ी इलाका में अक्सर ज्यादा ये सब होता है, वहां से ऊपर से चट्टाने कोई कंपन के कारण ऊपर से गिरता है, और जो है कि नीचे में जो गांव सब होता है पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा ज्यादा होता है, तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी हो जाता है, बहुत सारे जान माल का उससे क्षति भी होता है। जैसी समस्या उत्पन्न होती है हिमस्खलन की समस्याएं अत्यंत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में घटती है। मैदानी भारत के लोगों के लिए मैदानी भारत के लोगों के लिए और विशेषकर बिहार के लोगों के लिए यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या है? पर्वतीय सॉरी 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 क्या है? हिमस्खलन। लेकिन भारत में पर्वतीय राज्यों के लिए यह एक गंभीर आपदा है। पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है। क्या गंभीर आपदा है? हिमस्खलन। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। आप कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। सॉरी 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 यहाँ क्या देखे, मतलब कि कई बार ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, देखते कुछ और है, मुंह से कुछ और निकल जाता है। यहाँ क्या दिया है? आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है, यानी कि आपदा कोई भी हो पर उसका प्रबंधन करना जरूरी होता है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं वरन विकास कार्यों में कई कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की समस्या की गई है, लेकिन इन समस्याओं के असफल होने के नवीन प्रकार की यहाँ दिया है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के असफल होने से नवीन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। राष्ट्रीय नोडल मंत्रालय, राज्य राहत और पुनर्वास, जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय। देखिए, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए जो है ना जिला में किया गया है, इसका व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, उसमें जो है आप प्राकृतिक आपदा प्रबंधन यानी कि उससे बचाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, उसे बचाव के लिए सुझाव के लिए मतलब जिला में किया गया, उसका व्यवस्था किया गया।
खंड गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। चलिए आगे देखते हैं। क्या हो गया, दर्द हो रहा है कान के पास। आगे देखते हैं। उत्तर बिहार के लोग और विशेषकर कोसी प्रदेश के लोग परंपरागत रूप से बाढ़ नियंत्रण में दक्ष होते हैं। उत्तर बिहार के लोग और विशेषकर कोसी प्रदेश के लोग परंपरागत रूप से बाढ़ नियंत्रण में दक्ष होते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए वो लोग जो है कि पहले से ही तैयार रहते। उन्होंने न अनादि काल से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। उन्होंने अनादिकाल से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी आम लोगों के सहयोग से कार्य करना आवश्यक होता है। सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। सामूहिक प्रयास से ही सुखाड़ के लिए जो है कुआं जो होता है पहले के टाइम में, अभी के टाइम में कहाँ देखने के लिए मिलता है। बिहार में तो बहुत ही कम, शायद पहले होगा पर अभी तो नहीं देखने को मिलता है। घर घर जो है नल और घर घर जो है ट्यूबवेल, जिसे कि चापाकल ट्यूबवेल गांव घर के बोलचाल के भाषा में ट्यूबवेल भी कहा जाता है, हर घर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आगे देखते हैं। सुखाड़ कहाँ गया, कुएं की खुदाई हो सकती है। सामूहिक रूप से ही तालाब की खुदाई और रोजगार के नए क्षेत्र तलाशे जा सकते हैं। भूकंप और सुनामी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भूकंप और सुनामी भी भारत के लिए चुनौती है। भूकंप के प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण का कार्य किया गया है। भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में वृत्ताकार या बहुभुज आकृति के बदले आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति को, यानी कि भूकंप निरोधी भवन के लिए, यानी भूकंप निरोधी भवन के लिए जब भूकंप आता है उसके लिए सरकार जो है एक मतलब कि क्या कहा गया है, आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति, यानी कि भवन का मतलब कि जब भूकंप आए उसे बचाव के लिए जो है वृत्ताकार आयताकार का जो है भवन का निर्माण किया गया है, प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार के तटीय भारत में सुनामी की चेतावनी और प्रबंधन के लिए विशेष कार्य किए गए हैं। 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। यानी 2002 में सुनामी से जो है ना अंडमान निकोबार और भारत के पूर्वी तट इसी तथ्यों को ध्यान में रखकर चक्रवात तथा सुनामी प्रभाव को कम करने की नीति आवश्यक है। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती। यानी कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता, कोई भी जो है काम तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें आम लोगों की सहभागिता सहयोग, आम लोग सहयोग करेगा तभी तो मतलब कि बाढ़ से भूकंप से सुनामी से इन सबसे बचा जा सकता है। और सब सोचेगा नहीं, सब अपना अपना भागी लेते हैं, अपना अपना भागी लेने के कारण तो ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा क्षति होता है। अगर सब एकजुट होकर सहयोग करे, एक दूसरे का एकजुट होकर रहे तो शायद इन सबसे भी लड़ा जा सकता है। पर इंसान वैसा नहीं है, एकता तो है ही नहीं। अभी के टाइम में एकता तो खत्म हो गया, पूरी तरीका से विलुप्त हो गया है। जैसे डायनासोर मतलब कि धरती से विलुप्त हो गया, वैसे एकता धरती से विलुप्त हो गया, देखने के लिए नहीं मिलता एकता। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर खत्म हो गया, कितना था जो, ओ अच्छा छोटा चैप्टर था।
इसमें कहा गया है कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि इसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती है। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। आम लोगों की सहायता सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। अच्छा निर्णय लिया जा सकता है कि कैसे बचाव करना चाहिए, इन लोगों से हमें कैसे इनका सामना करना चाहिए। और जो है कि आगे देखते हैं, और ये निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक है। दीर्घकाल में आने वाले समय में लंबे समय तक के लिए जो है आवश्यक है, प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आपको अपने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित खतरे या पूर्व जानकारी हो पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया। जैसे कि मौसम, मतलब कि मौसम के बारे में जो जानकारी देता है कि वर्षा कब आने वाला है, जैसे कि सपोज दैट कल वर्षा आने वाला है, तो यहाँ क्या कहा गया है कि इस का मूल उद्देश्य है कि आपको अपने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित खतरे का पूर्व जानकारी हो, पहले से ही जानकारी हो। मतलब कि मौसम विभाग के द्वारा जो है कि पहले जानकारी दिया जाता है ना, जैसे कल वर्षा होने वाला है, कल आंधी आने वाला है, किस किस क्षेत्र में आंधी आने की संभावना है, जैसे दिया जाता है उन लोगों को। तो उसी तरीका से पहले से ही आसपास घटने वाली किसी भी संभावित खतरे का पूर्व जानकारी, पहले से ही जानकारी मिल जाए। पूर्वानुसार अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है। रोका तो नहीं जा सकता है, और उससे लड़ने का क्षमता जो है इंसान के अंदर आ सकता है, उसे कम किया जा सकता है। परेशानी है, एकता है ही नहीं। तो ऐसा मतलब कि हम लोग के क्षेत्र में बाढ़ जब आता है ना, तो उससे मतलब कि उसे खुद को बचाने के लिए वो किया जाना चाहिए कि जैसे कि गांव का मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उन लोगों की मदद से सब एकजुट होकर के कुछ अच्छा सोचना चाहिए, इससे कैसे बचे। पूरा पूरा गांव डूब जाता है, और हर बार जो है ना एक दो बच्चे, दो तीन बच्चे का मृत्यु भी हो जाता है पानी में डूब डूब करके, और बहुत सारे जानवर भी मर जाते हैं। तो एकजुट नहीं रहने का कारण ऐसा होता है ना। अगर एकजुट रहे तो शायद इन सबसे लड़ने का क्षमता हो जाएगा इंसान को। और आगे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, उसके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और गांव का मुखिया तो ये है कि उन लोगों को दुनिया में कोई खबर नहीं है, बस एक बार चुनाव लड़ लिए, जीत गए, आराम से बैठ गए कुर्सी में, दुनियादारी का कोई लेना देना नहीं, अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं। जब तक कि अगला चुनाव न आ जाए, अगला चुनाव आएगा 2-4 महीना 5 महीना पहले से, मतलब कि क्या बोला जाता थे, जनता का दिल को जीत लेगा अच्छी तरीका से, ताकि अगला बार उसको चांस मिल सके। 5-6 मंथ में जनता का दिल जीत लेता है, फिर कहाँ गया जनता, कहाँ गया काम, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ही होता है गांव घर में, हम लोग गांव में भी ऐसा होता है। तो पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है। पहले से अगर जानकारी मिल जाए, जैसे मौसम विभाग जानकारी देता है कि क्या होने वाला है, आगे नहीं होने वाला है। जैसे देखिए वो होता है ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उन सब के बारे में भी हम लोगों को पहले से जानकारी मिल जाता है। तो उसी तरीका से बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सब का भी अनुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है। और इस अध्याय के अध्ययन का सही मूल उद्देश्य है। हाँ, यहाँ दिया है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 को। भारत के विनाशकारी भूकंप 1934, यानी कि भारत में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। अभी के टाइम का आदमी कोई जिंदा होगा कि नहीं पता नहीं। हम मेरे गांव में एक दो बूढ़ी लेडीज है, 2-3 है, नहीं 1934 है ना, तो 1934 का जन्म होगा। अगर सपोज दैट जन्म होगा भी, तो बूढ़ी सब जो लेडीज है अभी प्रेजेंट में, वो तो बहुत छोटी है, याद होगा कि नहीं लोगों को। हाँ, पूछेंगे उन लोगों से कि कैसा आया था, क्या क्या हुआ था। हमारे गांव मतलब हमारे पड़ोस में एक बूढ़ी लेडीज है, तो दादी से पूछे थे क्या कि 1934 का भूकंप याद है आपको? तो बोली हाँ याद है, पर उसके बारे में पूछे तो विशेष जानकारी कुछ नहीं मिला उससे। और भी एक लेडीज है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, उसी से पूछेंगे जाके।
भारत के मुख्य सुखाड़ वर्ष, यानी भारत में सुखाड़ कब आया था, भयंकर वाला सुखाड़ 1966 में। भारत के मुख्य सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आया था और हमारे जन्म से पहले आ गया था। देखिए ये सब जो है ना, ये सब एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग ना याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। और एग्जाम में एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपके हाथ में है ना। एग्जाम में कितना नंबर लाना है नहीं लाना है वो आप डिसाइड कीजिएगा, वो आप इस तरीका से डिसाइड कीजिएगा। अभी ताबड़तोड़ मेहनत करना है, ताकि आगे जो है कि एग्जाम जब आए और एग्जाम हॉल में जब आप जाए तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। देखिए एग्जाम का जो है रिजल्ट लाना वो स्टूडेंट का हाथ में ही होता है। ऐसा कहता है ना कि हमसे मतलब कि वो कहा जाता है ना कि तैयारी करके गए थे, ऐसा वैसा नहीं हुआ कुछ। तो देखिए क्रिटिकल हालत में ऐसा हो जाए कि कोई किसी किसी का ओएमआर भरने में दिक्कत हो जाता है, लेट हो जाता है, उसकी टाइमिंग खराब हो जाता है, कि टाइम ज्यादा लग जाता है ओएमआर भरने में, या तो मतलब कि वो जो होता है ना भरने वाला परीक्षा केंद्र का नाम और जैसे वो बुकलेट नंबर वो सब भरने वाला, तो उसमें किसी किसी ज्यादा टाइम आता है, लेकिन किसका आता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसका आता है। तो वो देखिए एग्जाम में नंबर अच्छा लाना नहीं लाना वो स्टूडेंट के हाथ में होता है, उसके लिए टीचर जिम्मेदार नहीं होता है, स्टूडेंट खुद जिम्मेदार होता है। हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि तैयारी करेगा नहीं, पूरा साल जो है खेलने में मौज मस्ती में निकाल देता है, और जब एग्जाम का टाइम आता है 2 दिन 4 दिन में, तो क्या करेगा, 2 दिन 4 दिन में पढ़ने से क्या लंका ढा देगा। अगर 2 दिन 4 दिन में ही अच्छा नंबर ला लेता स्टूडेंट, तो फिर क्या जरूरी था सरकार को 1 साल देने का, तो वो भी 2 या 4 दिन में एग्जाम लेता, बिहार बोर्ड का एग्जाम। इसलिए कुछ हर चीज है ना कुछ सोच समझ करके होता है, ठीक। तो चलिए इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है प्राकृतिक आपदा, इसमें से कौन है। आप लोग बताइएगा कि हम बता रहे? आप लोग तो बताइए ना, सुनामी, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ये सब और भी बहुत सारा बताए थे। तो वो सब क्या आता है इसमें, प्राकृतिक आपदा में। आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आदमी अपने मने आतंकवादी निकल जाता है, इसमें क्या है, प्रकृति का क्या लेना देना है उससे? वो तो इंसान का लेना देना है उससे ना। जब युद्ध होता है इसके इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब वो हुआ था, महासंग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्राकृतिक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इंसान खुद है। दोनों पक्ष के मतलब कि क्या बोले, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी मानव जनित आपदा है, ये सब है मानव जनित आपदा। सांप्रदायिक दंगा फसाद जो होता है वो इंसान ही करता है, ना कि प्रकृति के कारण होता है। आतंकवाद जो आतंकवादी जो होता है वो भी इसमें इंसान ही वो होता है जिम्मेदार, ना कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में कंपन का आना। देखिए यहाँ जो है ना मतलब कि ये एक लाइन में क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में कंपन का आना। सुनामी कंपन के कारण ही आता है ना। तो मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसे यहाँ क्या है ना, सुनामी क्या है, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन में सुनामी क्या है, सुनामी समुद्र में कंपन के कारण आना। सुनामी जो है वो मतलब समुद्र में कंपन के कारण आता है, या ऐसा भी होता है। सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र में कंपन के कारण सुनामी आता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ओ अच्छा, लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का। आपदा से आप क्या समझते हैं? अपने भाषा में लिख सकते हैं, आपदा से क्या समझते हैं और आपदा से क्या क्या हानि है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं।
प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या दिया है? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। और यहाँ देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है, आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं, इससे जान माल क्षति मतलब रुकेगा, और जितना जितना विनाश होता है और जिससे बहुत सारे लोग मरते हैं। और ये भी मतलब कि आप लोग अपने भाषा में लिख दीजिएगा लाइन आगे बढ़ा के। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्राकृतिक आपदा एक मानव जनित आपदा में अंतर सही आपदाओं के कारण प्रस्तुत कीजिए। आपदा प्रबंधन की कल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। देखिए, ये सब तो हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर देखेंगे अगला क्लास में। तो आशा करते हैं आप लोग को मतलब कि समझ में आया होगा, और हम पूरा आसान भाषा में समझाने का प्रयास किए जितना हमसे हो सका। और इस चैप्टर को पढ़ाने में जो भी हमसे त्रुटि हुआ होगा इसके लिए सॉरी। और हम अगला चैप्टर में और भी बेहतरीन और भी मतलब अपने बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप लोग को अच्छे समझा सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।